काली बहू का जादुई अनोखा लहंगा। मीरापुर नाम के एक गांव में सुंदरी अपने पिता राम प्रसाद के साथ रहा करती थी, लेकिन जैसा सुंदरी का नाम था उसका रंग रूप उससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि सुंदरी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसके पिता ने उसकी शादी बचपन में ही अपने दोस्त प्रकाश के बेटे अनुज से कर दी थी। और जैसे जैसे सुंदरी बड़ी होती गई वैसे वैसे उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई, क्योंकि सुंदरी की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से सुंदरी को बचपन से ही अपने घर के सारे कामकाज करने पड़ते थे। और इसलिए सुंदरी घर के सभी कामकाज में बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई थी। और सुंदरी को सिलाई बुनाई करना भी बहुत अच्छे से आता था। और ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब सुंदरी बड़ी हो जाती है। तभी एक दिन राम प्रसाद अपने दोस्त प्रकाश को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है, देख भाई प्रकाश, अब मेरी बेटी सुंदरी बड़ी हो गई है और वक्त के साथ अब मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहू यानी कि मेरी बेटी सुंदरी को विदा करके अपने घर ले जाओ। क्यों नहीं राम प्रसाद, मैं आज ही पंडित जी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवा कर अपनी बहू को अपने घर ले जाऊंगा, तब तक तुम हमारी बहू का ध्यान रखना। इतना कहकर प्रकाश जब घर आकर अपनी पत्नी दिव्यंती को इस बारे में बताता है तो उसकी पत्नी दिव्यंती उससे कहती है, अरे ये आप क्या कह रहे हो? मैंने सुना है कि सुंदरी दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है और पूरे गांव में हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, और आपने बचपन में ही मेरे बेटे अनुज की शादी उस बदसूरत सुंदरी से करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब भला हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया ना। और अब सच यही है कि सुंदरी हमारे घर की बहू है और इसे हमें अपने घर में लाना ही होगा। इतना कहकर प्रकाश पंडित से एक मुहूर्त निकलवाकर अपने बेटे के साथ जाकर सुंदरी की विदाई करवाकर उसे अपने घर ले आता है। लेकिन ससुराल में सुंदरी को ना तो उसकी सास और ना ही उसका पति उसे पसंद करता था, लेकिन फिर भी सुंदरी चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी और कभी कभी वो अपने मायके जाकर अपने पिता का भी ध्यान रखा करती थी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी सुंदरी की बदसूरती की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, और साथ ही आस पड़ोस के लोग भी दिव्यंती को हमेशा इस बारे में ताने मारा करते थे। अरे दिव्यंती, तुझे अपने फूल से बेटे के लिए कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या, जो इस बदसूरत सुंदरी को अपने घर में बहू बना कर ले आई? अरे यह तो कहीं से भी तेरे बेटे के लायक नहीं लगती है। अरे और नहीं तो क्या, एक हमारी बहू है जो लाइट चली जाए तब भी दूध की तरह चमकती है। और इस तरह औरतों के ताने सुनकर दिव्यंती सुंदरी के साथ पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगती है, और साथ ही बदसूरत होने की वजह से दिव्यंती ने सुंदरी की मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं की थी, जिस वजह से सुंदरी की हैसियत अपने ससुराल में सिर्फ एक नौकरानी के सिवा और कुछ नहीं थी। लेकिन फिर भी सुंदरी खुशी खुशी अपने ससुराल के सभी काम किया करती थी और वो हर काम करने में बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। माँ जी, घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं और अगर और कुछ काम हो तो आप मुझे बता देना। अरे घर के काम हो गए हैं तो क्या हुआ? कल से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलाकर मेरे पैर दबा। इतना सुनकर सुंदरी चुपचाप अपनी सास के पैर दबाने लगती है, लेकिन फिर भी सुंदरी की बदसूरती की वजह से उसकी सभी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता था। और तभी एक दिन प्रकाश के घर पर उसके छोटे भाई के बेटे की शादी का कार्ड आता है, जिसे देखकर प्रकाश दिव्यंती से कहता है, दिव्यंती, कल रमेश के बेटे की शादी है और इसने कल सुबह ही हम लोगों को अपने घर पर बुलाया है। अरे ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब भला मैं शादी में कौन सी साड़ी पहनकर जाऊंगी? मैंने तो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है और अब तो इतनी रात हो गई है, बाजार भी नहीं खुला होगा। इतना कहकर दिव्यंती अपने अलमारी से सभी साड़ियाँ निकालकर देखने लगती है और कहती है, हाँ यह ठीक रहेगी। वैसे भी ये बनारसी साड़ी तो मैंने अभी तक किसी भी शादी में नहीं पहनी है, लेकिन मैंने तो इसका ब्लाउज भी नहीं सिलवाया है। अब भला इतनी रात में मेरा ब्लाउज कौन सिल कर देगा? दिव्यंती इतना कह ही रही होती है कि तभी सुंदरी उसकी सारी बातें सुन लेती है और उससे कहती है,
माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आप ये साड़ी मुझे दीजिए, मैं 1 घंटे में आपका ब्लाउज सिलकर तैयार कर दूंगी। अरे तो रहने दे, मुझे अपना ब्लाउज तुझसे सिलवाकर खराब नहीं करवाना है। नहीं माँ जी, मुझे सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है, आप एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखिए। और इस तरह सुंदरी के बार बार कहने पर दिव्यंती अपना ब्लाउज सुंदरी को सिलने के लिए दे देती है, जिसके बाद सुंदरी 1 घंटे से पहले ही दिव्यंती का ब्लाउज बहुत ही अच्छे तरीके से सिलकर तैयार कर देती है। जिसके बाद दिव्यंती अपना ब्लाउज देखकर कहती है, अरे वाह, तूने तो सच में मेरा ब्लाउज बहुत अच्छे से सिला है। और ऐसे ही अगले दिन घर के सभी लोग तैयार होकर शादी में चले जाते हैं, लेकिन बदसूरत होने के कारण वो सब सुंदरी को अपने साथ शादी में नहीं ले जाते हैं और बेचारी सुंदरी घर में अकेले ही रह जाती है। जिसके बाद सुंदरी कहती है, अब भला मैं घर में अकेले क्या करूं? घर के सारे काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अरे हाँ, शादी से पहले मुझे एक बहुत ही सुंदर कपड़ा मिला था, चलो आज उसी कपड़े से अपने लिए लहंगा बनाती हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए, मैंने अपने लिए कुछ नहीं सिला है। इतना कहकर सुंदरी अपनी अलमारी में से वो कपड़ा निकालकर लहंगा सिलना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में सुंदरी बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। जिसे देखकर सुंदरी कहती है, अरे वाह, ये लहंगा तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है, चलो एक बार इसे पहन कर देखती हूँ। इतना कहकर सुंदरी जैसे ही उस लहंगे को पहनती है, वैसे ही उसका रंग दूध की तरह गोरा हो जाता है और वो बिल्कुल अप्सरा की तरह दिखने लगती है। और जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, इस आईने में दिखने वाली इतनी सुंदर लड़की मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। इतना कहकर सुंदरी जैसे ही उस लहंगे को उतार कर अपने साधारण कपड़ों में आती है तो वो देखती है कि उसका रंग फिर से पहली की तरह ही हो गया है और यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा रंग रूप अचानक से बदल क्यों जा रहा है? कहीं इस लहंगे की वजह से ही तो नहीं हो रहा है ये सब? तभी अचानक से उस लहंगे में से एक आवाज आती है, तुमने बिल्कुल सही कहा सुंदरी, मैं एक जादुई लहंगा हूँ, इसलिए मुझे पहनने के बाद तुम बिल्कुल अप्सरा की तरह खूबसूरत दिखने लगती हो। क्योंकि इस लहंगे का कपड़ा परीलोक में रहने वाली रानी परी ने अपने लिए मंगवाया था, ताकि वो इससे अपने लिए सुंदर सी ड्रेस बनवा सके। लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही ये कपड़ा उनके हाथ से छूटकर धरती लोक पर आकर गिर गया और यह तुम्हारे हाथ लग गया। लहंगे की ये बात सुनकर सुंदरी कहती है, इसका मतलब ये लहंगा सच में जादुई लहंगा है, लेकिन क्या तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकती हो जिससे मैं सदा के लिए खूबसूरत हो जाऊं? क्योंकि ये लहंगा मैं हर रोज तो नहीं पहन सकती हूँ ना। क्यों नहीं सुंदरी, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले इस लहंगे को पहनना पड़ेगा। और याद रहे, इस लहंगे के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारा रंग रूप फिर से पहले की तरह ही हो जाएगा। उस लहंगे की यह बात सुनकर सुंदरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस लहंगे को ले जाकर अपने संदूक में रख देती है। और जब कुछ देर में उसके ससुराल वाले वापस आते हैं तो वो सुंदरी का ये रंग रूप देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम कौन हो और ये हमारी बहू के कपड़े पहनकर क्या कर रही हो? अरे माँ जी, मैं आपकी बहू सुंदरी ही हूँ। क्या सुंदरी? लेकिन तुम तो पहले इतनी बदसूरत थी, फिर अचानक से तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं ही सुंदरी हूँ और अब मैं पहले की तरह बदसूरत नहीं रही। मेरा रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका है और ये सब शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और इस तरह सुंदरी ने अपने जादुई लहंगे के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया और अब उसके ससुराल वाले उसे बहुत ही ज्यादा मान सम्मान देने लगते हैं और सभी लोग सुंदरी के साथ बहुत खुश होते हैं। और दिव्यंती भी अपनी बहू की मुंह दिखाई पर पूरे गांव में सभी को दावत देती है और अपनी बहू की खूबसूरती की बहुत तारीफ करती है। और अब अनुज भी सुंदरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और इस तरह सुंदरी हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस लहंगे को पहनती है, जिसके बारे में उसने अभी तक किसी को भी पता नहीं चलने दिया था। और अब उस जादुई लहंगे की वजह से सुंदरी को अपने ससुराल में सबका प्यार मिलने लगता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। गरीब वर्सेस अमीर सहेली।
रूप क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? रूपा की माँ खाना बना रही थी। मैं तो तुम्हें खाने के लिए बुला रही थी। रूपा खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ, मैं सोनम के घर खेलने जा रही हूँ। अरे रूप, तू क्यों जाती उसके घर खेलने के लिए? वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। इस बात को सुनकर रूप जोर से हंसने लगी। माँ, तुम कैसी बातें करती हो? वे मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है तो जाओ, लेकिन अपने बाबूजी के आने से पहले आ जाना। रूपा और सोनम दोनों पक्की सहेली थी, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ रूपा बहुत गरीब घर से थी, तो सोनम गांव की जमींदार की बेटी थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन सोनम स्कूल आई और रूपा से बोली, रूप, मेरे माता पिता मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज रहे हैं, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? सोनम, तुम मत जा, कोई बहाना बना दे। काश ये मेरे बस में होता, लेकिन तुम मुझसे वादा कर कि तुम मुझे भूलेगी तो नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। सोनम के माता पिता उसे स्कूल पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। रूपा वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती है। रूपा की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज़्यादा नहीं पढ़ पाती है। उधर सोनम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। एक दिन सोनम अपनी माँ से मिलने घर आती है। सोनम शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी माँ रोकती है और कहती है, सोनम, रूपा के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती है। पता चला उसका रिश्ता पक्का होने वाला है। लेकिन फिर भी सोनम रूपा से मिलने पहुंच जाती है और दरवाज़ा खटखटाने पर रूपा दरवाज़ा खोलती है। सोनम रूपा को देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो लगता है ये कोई और ही है, लेकिन फिर से देखने के बाद वह उसे पहचान जाती है। उसकी शक्ल बदली बदली से लग रही थी। गाल पर काला काला दाग हो गया था, रंग भी सांवला पड़ गया था। इधर रूप भी सोनम को देखकर हैरान हो गई थी। शहर जाकर तो उसके रंग ढंग बदल गए थे, एकदम अप्सरा सी लग रही थी। रूपा भी उसे एकदम से देखी जा रही थी। उसे देखते हुए सोनम ने कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहेगी या यहीं खड़ी रखेगी? हाँ हाँ, अंदर आना। तुझे देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई। कैसी है तू? सोनम ने अंदर जाकर देखा तो एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी, पर पास कुछ दवाइयाँ रखी थी। सोनम को देखकर उसकी माँ लीलावती उठने की कोशिश की, तभी सोनम ने रोका। अरे चाची, क्यों परेशान हो रही हो? लेटी रहो। आपकी तबीयत खराब है, रूप से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी रूप एक गिलास पानी लेकर आई। कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है। थोड़ा खाना पीना खाएगी तो ठीक हो जाएगी। तू सुना, कब आई? आज ही आई हूँ और कल वापस जाना है। थोड़ा सा टाइम था तो सोचा तुमसे मिलने आऊँ। सुना कि तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। बेटी, यही पास के गांव में एक लड़का है। घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शहर में नौकरी करता है। रोज सुबह बाइक से शहर जाता है, शाम तक घर लौट आता है। उम्र बस थोड़ी सी ज्यादा है। उसके पिता चल बसे। मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब इसकी शादी हो जाए तो सब चिंता मिट जाएगी, लेकिन इससे पूछूं तो कहती है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू ही इसे समझाओ। सोनम रूप को बाहर ले जाती है। क्या बात है रूप, तुझे लड़का पसंद नहीं है? नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा। वो तो ताऊ जी रिश्ता पक्का कर आए और कोई बात नहीं है, पर माँ को अकेला कैसे छोड़ दूँ? वो बात तो ठीक है, लेकिन रूप, शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच, माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी? अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। नहीं, अब वो ठीक नहीं होगी। उसे कैंसर है, आखिरी स्टेज का। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। तू भी कुछ नहीं बताना। फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर ले, शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट में पड़ी है, तेरी शादी करने के चक्कर में ही प्राण अटके हुए हैं। नहीं, मैं भी शादी नहीं कर सकती। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ शहर से। यह कहकर सोनम रूप को एक सुंदर सी साड़ी देती है। इसकी क्या जरूरत थी?
रूपा, एक बात याद रखना, मैं कहीं भी रहूं, गांव में या शहर में, शादी करने के बाद भी तेरे ससुराल में तेरी मेरी दोस्ती कभी भी नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला नहीं समझना। सीधा मेरे पास चली आना। तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। रूपा कुछ बोल ना सकी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माहौल को हल्का करने के लिए कहती है, अब चाय भी पिलाएगी कि ऐसे ही रोती रहेगी? चाय पिला दे। रूपा हंसते हुए चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद रूपा और सोनम चाय पीने लगी। सोनम शहर आकर अपने कामों में लग गई। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन सोनम गांव आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। वो भी डॉक्टर है और मेरी अस्पताल में नौकरी करता है। यह तो ठीक है बेटा, पर मैं उस लड़के से एक बार मिलना चाहती हूँ। तुम इसे एक दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। सोनम बहुत खुश होती है। वह समीर को सारी बातें बता देती है और आने के लिए कहती है। समीर अपने पिता के साथ उसके घर पहुँच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। सोनम रूप से मिलने गांव आती है। सोनम रूप से मिलती है। रूपा, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। सोनम, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। रूपा, एक दिन टाइम निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ दे। तू तो जानती है मेरा इस दुनिया में माँ के सिवा कोई नहीं है। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, मैं शादी के बाद उससे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ दिन में सोनम की शादी हो जाती है। सोनम अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। सोनम समीर के साथ बहुत खुश रहने लगती है। सोनम एक दिन गांव जाती है, पर जल्दबाजी में रूपा से नहीं मिल पाती है क्योंकि उसके पति समीर के पास टाइम नहीं होता है। एक दिन सोनम घर पर ही थी, तभी उसे रूप की बहुत याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा वह दबा नहीं पाती है, तो उसने समीर को फोन करती है। मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। क्या हुआ, माँ की याद आ रही है? नहीं, मेरी एक सहेली है गांव में, रूप। वो बेचारी शादी में भी नहीं आ सकी, उसी से मिलने जाना है। चलो हम कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। समीर उसकी बात से सहमत हो जाता है। रूपा से मिलने की उत्साह में सोनम जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक करके दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक सोनम को देखकर उसकी माँ पूछती है, सोनम, अचानक तुम घर कैसे आ गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रूप को देखने का मन कर रहा था। शादी में भी वो नहीं गई थी। शादी के बाद एक बार भी रूप से नहीं मिली। सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें करूंगी। यह सुनकर सोनम की माँ उदास हो गई और बोली, अच्छा किया बेटी जो उससे मिलने आ गई। उसकी आखिरी सांसें चल रही है। उसकी माँ भी इस दुनिया में अब नहीं रही। अभी 3 दिन पहले ही उसकी माँ चल बसी। वो बिल्कुल अकेली हो गई। ऊपर से उसके ताऊ ने उसकी 15 दिन बाद ही शादी पक्की कर दी। यह सुनकर सोनम को बहुत गहरा धक्का लगा। वह जल्दी घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार कर रूपा के घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके घर के सामने दरी बिछी हुई थी और दरी पर कुछ लोग बैठे हुए थे। सोनम रूपा को ढूंढते हुए घर के अंदर चली गई। बरामदे में रूपा गांव के कुछ औरतों के साथ बैठी थी। सोनम को देखकर रूपा की तो जैसे चीख ही निकल आई। सोनम के भी आंखों से आंसू गिरने लगे। सोनम, माँ चली गई, सब खत्म हो गया, अब मैं अकेली रह गई। सोनम किसी तरह उसको पकड़कर उसके कमरे में ले गई और उसे समझाने लगी। रूपा, तू चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ शहर में। तुझे वहीं अपनी हॉस्पिटल में नौकरी लगा दूंगी और फिर तू वहीं रहना मेरे साथ। फिर सोनम रूपा को लेकर अपने शहर चली जाती है और वहीं एक अस्पताल में नर्स की नौकरी लगा देती है। कुछ दिन नर्स का काम करते करते उसे एक लड़का सौरभ से प्यार हो जाता है और वह एक दिन अपने सहेली को लेकर उसके बारे में बात करती है। सोनम, मुझे एक लड़का से प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर सोनम बहुत खुश हो जाती है। सच में? तुझे एक लड़का से प्यार हो गया? अरे मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, इसी पल को देखने के लिए। फिर देर किस बात की, चलो हम बात करते हैं। फिर सोनम और समीर मिलकर रूपा की शादी सौरभ से करवा देती है। वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।